यह वीडियो कानून की किताब YouTube चैनल के लिए बनाया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानून विषयों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, कानून की किताब में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की एक ऐसी धारा को समझने वाले हैं जो किसी भी आपराधिक मामले की आत्मा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धारा 6 की, जो हमें सिखाती है कि किसी अपराध के पीछे का मकसद क्या था, उसकी तैयारी कैसी हुई और अपराधी का बर्ताव कैसा था। जरा सोचिए, क्या शतरंज के खेल में सिर्फ आखिरी चाल देखकर पूरी बाजी समझी जा सकती है कि कौन जीता, कौन हारा और रणनीति क्या थी? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह कानून भी किसी अपराध को सिर्फ एक पल की घटना नहीं मानता। अदालत जानना चाहती है कि उस घटना से पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, पूरी कहानी क्या है, और यही कहानी जोड़ने का सबसे मजबूत औजार है धारा 6। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अपराध की पूरी कहानी से, फिर धारा 6 के 3 मजबूत स्तंभों को जानेंगे, इसके कुछ जरूरी नियमों को समझेंगे, असल मामलों से जुड़े उदाहरण देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि यह धारा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए अब इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, धारा 6 असल में 3 बड़े पिलर्स या स्तंभों पर टिकी है। यही तीनों मिलकर अदालत के सामने एक पूरी क्रिस्टल क्लियर तस्वीर रखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि अपराध क्यों हुआ, कैसे उसकी प्लानिंग हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो ये 3 स्तंभ हैं। पहला है हेतु, यानी अपराध के पीछे का वाय। दूसरा है तैयारी, यानी उस अपराध को अंजाम देने का हाव। और तीसरा आचरण, यानी अपराध के पहले और बाद का बर्ताव, जो हमें बताता है आफ्टरमैथ, यानी कहानी का अंजाम क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, हेतु यानी मोटिव। सीधी सी भाषा में ये वो अंदरूनी वजह या वो भावना है जो किसी इंसान को कोई काम, यहां पर अपराध, करने के लिए उकसाती है। अदालत सबसे पहले यही सवाल पूछती है, अपराध किया ही क्यों गया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, खासकर एग्जाम के लिहाज से। देखिए, कानून ये नहीं कहता कि मोटिव यानी हेतु को साबित करना ही पड़ेगा। आखिरकार किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है ये कौन जान सकता है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दे कि आरोपी के पास एक ठोस वजह थी, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी, पैसे का लालच या बदला लेने की आग, तो केस अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी तैयारी पर। अगर हेतु मन में चलने वाला एक विचार है, तो तैयारी उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए उठाए गए ठोस कदम हैं। यहीं पर एक इरादा एक प्लान में बदलता है, जैसे कि किसी हथियार को खरीदना, किसी जगह की रेकी करना या फिर जहर का इंतजाम करना। ये टाइमलाइन इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। सबसे पहले मन में बदले का इरादा आया, ये है हेतु। फिर उस इरादे को पूरा करने के लिए बाजार से जहर खरीदा गया, ये हुई तैयारी। और आखिर में जब जहर दे दिया गया तो वो बन गया असल अपराध। देखिए कितनी सीधी सी कड़ी है। और हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ है आचरण, यानी कंडक्ट। इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसके काम करने का तरीका, जो अपराध से पहले या उसके बाद हमें नजर आता है। जैसे अपराध करने से पहले किसी को धमकी देना या अपराध के बाद घटनास्थल से भाग जाना। कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बस वही बात है। अब देखिए, आचरण शब्द को लेकर धारा 6 में 2 बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी स्पष्टीकरण दिए गए हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल हैं, तो इन पर थोड़ा खास ध्यान देते हैं। पहला स्पष्टीकरण ये कहता है कि आमतौर पर सिर्फ कुछ कहना या कोई स्टेटमेंट देना आचरण नहीं माना जाता, लेकिन इसका एक अपवाद है। अगर कोई बात किसी काम को करते हुए कही जाए और वो उस काम को समझा रही हो, तो वो आचरण का हिस्सा बन जाती है। जैसे अगर कोई चोरी करके भाग रहा है और भागते भागते चिल्ला रहा है, मैंने चोरी नहीं की, तो उसका ये चिल्लाना उसके भागने के एक्शन को समझा रहा है, इसलिए यह सुसंगत माना जाएगा। और दूसरा स्पष्टीकरण है मौन स्वीकृति का सिद्धांत, जिसे टैसिट एडमिशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी आरोपी के सामने ही उस पर कोई इल्जाम लगाया जाए और वो सब कुछ सुन के भी एकदम चुप रह जाए, तो उसकी ये चुप्पी भी उसके आचरण का हिस्सा मानी जा सकती है। तर्क ये है कि एक बेगुनाह इंसान अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम पर चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर कुछ बोलेगा। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इन सारे सिद्धांतों को कुछ असली केस फाइल्स यानी कानून में दिए गए दृष्टांतों के जरिए समझते हैं।
ये हमें दिखाएंगे कि असल में ये धारा अदालतों में कैसे काम करती है। पहले 2 उदाहरण हेतु को दिखाते हैं। मान लीजिए कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है और तंग आकर वो व्यक्ति ब्लैकमेलर की हत्या कर देता है। तो यहां पर वो पिछला ब्लैकमेल हत्या का एक बहुत बड़ा मोटिव बन जाता है। इसी तरह अगर किसी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और ठीक उसी समय वो एक लोन बॉन्ड पर साइन करता है, तो उसकी पैसों की जरूरत ही उस बॉन्ड पर साइन करने का मोटिव साबित होती है। अगले 2 उदाहरण तैयारी को बिल्कुल साफ कर देंगे। दृष्टांत ग तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर किसी की मौत जहर से हुई और ये पता चल जाए कि आरोपी ने हत्या से ठीक पहले वही जहर खरीदा था, तो ये तैयारी का एक ऐसा सबूत है जिसे झुठलाना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह अगर कोई अपनी वसीयत बनाने से पहले वकीलों से सलाह लेता है, तो ये इस बात की तैयारी है कि वसीयत पूरी तरह सोच समझकर और कानूनी तौर पर सही बनाई गई है। अब बात करते हैं अपराध के बाद वाले आचरण की, जो एक गिल्टी माइंड यानी दोषी मन की तरफ साफ इशारा करता है। जैसे कि सबूत मिटाने की कोशिश करना, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देना, पुलिस का नाम सुनते ही भाग खड़े होना, या फिर चोरी का सामान और हथियार कहीं छुपा देना। ये सारी हरकतें चीख चीख कर कहती हैं कि दाल में कुछ काला है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही महीन लेकिन बेहद जरूरी अंतर समझाती है कि कब कोई शिकायत एक आचरण मानी जाती है और कब सिर्फ एक कथन। अगर किसी अपराध के फौरन बाद पीड़ित पुलिस स्टेशन जाकर या अस्पताल जाकर शिकायत दर्ज कराता है, तो ये शिकायत करना अपने आप में एक काम है, एक एक्शन है और ये सुसंगत है। लेकिन अगर वो बस अकेले में या किसी से यूं ही कुछ कहता है, तो वो सिर्फ एक बयान है, आचरण नहीं। अभी तक हमने तीनों स्तंभों को अलग अलग समझा। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रख कर देखते हैं, ताकि इनके बीच का रिश्ता और इनकी ताकत हमें और अच्छे से समझ आ सके। ये टेबल इन तीनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, हेतु अपराध से पहले की एक मानसिक स्थिति है, तैयारी भी अपराध से पहले उठाए गए फिजिकल स्टेप्स हैं, जबकि आचरण अपराध से पहले या बाद का व्यवहार हो सकता है, जो सीधे सीधे दोष या निर्दोषता की ओर इशारा करता है। चलिए इन तीनों कड़ियों को एक काल्पनिक कहानी से जोड़ते हैं। अमर और भूपेश में बिजनेस को लेकर झगड़ा था और अमर ने सबके सामने उसे धमकी दी थी। ये बन गया हेतु। इसके बाद अमर ने एक हथियार खरीदा और भूपेश के घर की जासूसी की। ये हुई तैयारी। और फिर भूपेश की हत्या के बाद अमर शहर छोड़कर भाग गया और अपना फोन भी तोड़ दिया। ये है उसका पश्चात आचरण। देखा आपने कैसे ये तीनों मिलकर अपराध की एक पूरी जंजीर बना देते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस धारा का प्रैक्टिकल दुनिया में असली कोर्टरूम में क्या महत्व है। ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखी एक बात नहीं है, बल्कि हर रोज इसका इस्तेमाल होता है। ये धारा पुलिस को जांच के लिए एक दिशा देती है, सरकारी वकील को एक मजबूत केस बनाने में मदद करती है, बचाव पक्ष के वकील को सबूतों की कड़ियों को तोड़ने का मौका देती है, और सबसे जरूरी, जज साहब को सिर्फ शक और पुख्ता सबूतों के बीच फर्क करने में मदद करती है। और अंत में धारा 6 का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। जब किसी अपराध के पीछे का मकसद साफ हो, तैयारी के सबूत गवाही दे रहे हों और अपराधी का खुद का बर्ताव ही उसकी गलती मान रहा हो, तब सच को सामने आने से और न्याय को होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो कानून की किताब YouTube चैनल के लिए बनाया गया है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी कानूनी विषयों को आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।